Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss our next topic in our chapter current electricity. और आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो चीजें हैं व्हीटस्टोन नेटवर्क। व्हीटस्टोन नेटवर्क, वहां से आगे बढ़ेंगे मीटर ब्रिज के ऊपर, मीटर ब्रिज से आगे बढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और उससे रिलेटेड कुछ जो न्यूमेरिकल्स यहां पर बन सकते हैं उनके बारे में हम लोगों को यहां पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे व्हीटस्टोन नेटवर्क। ठीक है, व्हीटस्टोन नेटवर्क। अब कई लोग बोल रहे होंगे सर ये तो हमें पढ़ा दिया है। बेसिकली क्या है, हम लोगों ने इसकी कंडीशन को यूज कर लिया है पहले से, लेकिन एक बार इसको ओरिजिनली पढ़ना भी हमारा कर्तव्य है, तो उसे हम लोग यहां पर पूरा कर लेते हैं। ठीक है, सो भैया व्हीटस्टोन नेटवर्क क्या है? तो भैया देखो, ये साइंटिस्ट के ऊपर ही है, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ही एक नेटवर्क है। ये एक साइंटिस्ट होके गए हैं, चार्ल्स व्हीटस्टोन इनका नाम है शायद से। और अब व्हीटस्टोन तो श्योर है, आगे चार्ल्स ही होता है, मोस्टली तो ऐसे ही नाम होते हैं। इन्होंने एक मेथड बताई जिसके थ्रू क्या है कि हम लोग अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक नेटवर्क डिजाइन किया जिसे व्हीटस्टोन नेटवर्क का नाम दिया गया, और उसके बेसिस पर इसी का एक एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज, जो आगे चल के हम लोगों को पढ़ना है। क्लियर है? तो शुरू करते हैं भैया, व्हीटस्टोन नेटवर्क होता कैसा है। तो भैया हमारे पास में क्या है कि चार रेजिस्टेंसेस का एक नेटवर्क है, 1 2 3 और 4। यहां पर एक बैटरी लगा दी मैंने, ये यहां पर एक की लगा रखी है, ये है आपके पास में की के, ये सेल है ई, ये है रेजिस्टेंस R1, ये है R2, ये है R3, ये है R4, ये है आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये ऐसा नेटवर्क है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसमें 5 मिनट भी हम लोग लगा रहे हैं, वो मान के चलिए बस एक आपको रिवीजन के तौर पे करवा रहा हूं, और इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या बोला कि भाई देखो, ये एक व्हीटस्टोन नेटवर्क है। अब ये व्हीटस्टोन नेटवर्क काम कैसे करता है? तो हमने क्या बोला, लेट्स से यहां पर की को क्लोज कर दिया है, और की को क्लोज करने पर हमने देखा कि भैया इसमें से करंट आई फ्लो हमने करवाया। अब व्हीटस्टोन नेटवर्क का जो प्रिंसिपल है वो सिंपल सी बात ये कहता है कि यदि मैं इन टर्मिनल्स को नाम दे दूं, जैसे मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी। सो ऑन बैलेंसिंग कंडीशन सिचुएशन ऐसे निकल के आती है कि इस गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन मिलता है। क्या मिलता है? गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन मिलता है, तो उसे हम लोग कहते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन नेटवर्क, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इस प्रकार से इसका नाम दिया गया। ऑलरेडी हम इन सारी चीजों को पढ़ चुके हैं, लेकिन बस इस समय हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये व्हीटस्टोन नेटवर्क जो बताया गया है वो कहता है कि ऑन बैलेंसिंग कंडीशन, जब आपका ये व्हीटस्टोन नेटवर्क बैलेंस होगा, उस कंडीशन में करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर विल बी जीरो। करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर विल बी जीरो। गैल्वेनोमीटर में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या रहेगा? जीरो रहेगा। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर वाली जो ब्रांच है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, इट इंप्लाइज आई कैन से दैट I थ्रू BD इज इक्वल्स टू जीरो। और यहां से मेरे दिमाग में एक बात निकल के आती है कि भैया करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट D। ये आपकी कंडीशन यहां पर निकल के आती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? VB इज इक्वल्स टू VD। क्या ये बात समझ में आई? दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हाट? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये मेरे पास यहां से सिचुएशन निकल के आती है। ओके, इसका मतलब ये कि पोटेंशियल, यदि इन दो पॉइंट का पोटेंशियल मैंने सेम कर दिया। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और हम लोग क्या कहते हैं कि मैंने माना, लेट्स से मैंने माना कि भैया यहां से ये जो आई करंट आया है वो दो हिस्सों में टूट गया, एक I1 में और एक I2 में। किस में टूट गया? दो हिस्सों में टूट गया, एक I1 में और एक I2 में। अब देखो, ये I1 करंट यहां पर पहुंचने के बाद में इसको दो रास्ते मिले, लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि
यदि ये नेटवर्क बैलेंस है, यदि ये वीटस्टोन नेटवर्क बैलेंस है तो गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब ये पूरा करंट यहां पर इसी प्रकार से I1 चला जाएगा और यहां से आया हुआ I2 करंट वापस से इसी ब्रांच में चला जाएगा। तो ये करंट I2 यहां पहुंचेगा, ये यहां I2 आया, ये यहां I2 आया और ये ये I1 आएगा ऊपर से, ये I1 और ये I2 मिलके वापस से I बना लेंगे। मतलब I जो है वो है आपका I1 प्लस का I2। ये बात समझ में आ रही है? दिस आर द बेसिक कंडीशन। अब मैंने क्या बोला कि भैया मुझे इतना तो पता लग गया कि VB बराबर VD है। VB बराबर क्या है? VD है। सो इसका मतलब ये है कि यदि मैं थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाता हूं तो वो क्या है, वो ये कह सकता हूं कि भैया देखो, यदि इस बैटरी के अक्रॉस मैं बोलता हूं लेट्स से यहां पर पोटेंशियल 0 है और यहां पर V है, ऐसा मान सकता हूं? बिल्कुल मान सकता हूं। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह सब चीजों को हटा दिया तो ये 0 और ये V हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 0 है तो ये V है, तो यहां पर भी V आएगा, यहां पर भी V आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। क्या मैं ये V है तो ये भी V ही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है। यस और नो, मतलब बिल्कुल सही बात है। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, उस पर फोकस करो। मैंने क्या बोला कि भैया इस बैटरी को मैंने बोला कि ये वाला टर्मिनल पे, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने सेल लिखा है, यहां पर लिखा है कि सेल है आपका जिसका EMF E है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भैया V पोटेंशियल डिफरेंस है। अरे लिख सकता हूं, लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब यदि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो इसका मतलब मैं मान सकता हूं भैया यहां पर पोटेंशियल 0 है तो यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 है और यहां पर भी 0 है, ऐसा मैं मान सकता हूं। और इधर का V है तो इधर का V है और इधर का भी V हो जाएगा। मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकता हूं। अब यहां पर एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात मैं करवाता हूं, वो ये है कि मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है उस A पॉइंट के नाम पर VA मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? VA मान लेता हूं। और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है C पॉइंट के नाम के ऊपर VC मान लेता हूं। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। मैंने बोला है यहां पर कि इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं VC मान लेता हूं और इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं VA मान लेता हूं। ये बात समझ में आ रही है? ओके। अब देखो एज पर द कंडीशन VB इज इक्वल्स टू VD है। VB क्या है? VD के इक्वल है। तो क्या मेरे पास में यहां से एक नई कंडीशन डेवलप हो सकती है? वो कंडीशन ये है कि VA माइनस VB इज इक्वल्स टू VA माइनस का VD। बात को ध्यान से सुनिए, ये पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है, ये पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है, बोलो सही बात है। यहां पर पोटेंशियल सेम है, इन दो के बीच का पोटेंशियल भी सेम है। इसका मतलब यहां पे जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है क्या यहां पर भी उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा? यस होगा। होगा या नहीं होगा? सोचिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। वही चीजें हैं जो पुरानी करी हुई है। तो उस बेसिस पर मैं कह सकता हूं कि सिंस मैंने लिख दिया कि भैया VB बराबर आपके पास में VD है, सो इट इंप्लाइज आई कैन से दैट कि VA माइनस का VB विल बी इक्वल्स टू VA माइनस का VD। यस और नो? क्या मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकता हूं? या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैंने मैथमेटिकली ऐसे कर लिया कि VA में से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। भाई देखो, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस है क्या? सर कई लोग बोलेंगे सर बहुत सारा डिफरेंस है। अच्छा बताओ कैसे डिफरेंस आपको दिख रहा है? यदि मैं इस इक्वेशन को यहां पर साइड में लिखता हूं, देखो मैंने ये इक्वेशन लिखी, VA माइनस का VB बराबर VA माइनस का VD। ठीक है, VA से VA कैंसल तो ये बच गया माइनस का VB बराबर माइनस का VD। माइनस से माइनस काट लो तो VB बराबर का VD। मतलब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों सेम ही तो हैं, है या नहीं है? ये सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन यहां पर परफॉर्म किया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोला ठीक है। अच्छा ऐसे ही देखो दूसरा एक इक्वेशन का मैं एक ऑपरेशन करता हूं यहां पर। हाँ ओके, यहां पर ध्यान से देखो, VB बराबर का VD लिखा हुआ है। मैं बोला ठीक है, दोनों साइड में से क्या मैं VC को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? भाई देखो कट पिटा के वो सेम, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम है कि नहीं है? बोलो बिल्कुल सही बात है। यदि सेम है तो मैं यहां पर एक और इक्वेशन लिख देता हूं, VB माइनस का VC बराबर का VD माइनस का VC। इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूं। सर ये नाम वाम क्यों दिए हैं, क्या रीजन है? तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो इधर में आ जाइए और यहां पर देखिए VA माइनस का VB की वैल्यू कितनी आएगी? क्या ये I1 R1 आएगी? सोचिए, मैं यहां से लेकर के इतने वाले लूप में, देखो मैं लाल लाल कर दिया हूं इसको, इतने वाले लूप में यदि KVL लगाता तो कैसे लगाता था? सोचिए जरा, लगा के देखिए, आपके पास नोटबुक में होगा, मैं यहां पर लगा के दिखाता हूं आपको। तो मैं लिखता था VA माइनस I1
R1 माइनस का VB बराबर 0, तो मैं इसे लिख सकता था VA माइनस का VB बराबर का I1 R1 लिख सकता हूं क्या? बोलो फटाफट से। देखो यही काम है, बस इसमें इक्वेशन ही ढूंढनी है और कुछ नहीं करना है। बोलो क्लियर है? मैंने बोला ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए। आगे आ जाओ ऐसे ही। अब इस वाली इक्वेशन को देखिए, इस वाली इक्वेशन को यहां पर देखिए कैसे लगाओगे VA और VD के लिए, फटाफट लगा के दिखाओ। तो आप लिखोगे यहां पर, क्या मैं इसको मिटा दूं इधर वाले को? इसको मिटाने से होगा ये कि आपको इक्वेशंस एक जगह पे दिखाई देंगी, बस और कुछ नहीं है। देखो ये लाइन यहां पर खत्म हो गई, ये ऊपर का सेक्शन है, नीचे का सेक्शन चल रहा है यहां पर। तो मैं लिखूंगा VA माइनस I1 R3 माइनस का VD बराबर 0। सो आई कैन से दैट VA माइनस का VD बराबर का है I1 R3। क्या ये वाली इक्वेशन समझ में आई? इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर बी। इज इट क्लियर टू यू? बोलो फटाफट से, आगे आ जाओ। और एक इक्वेशन की बात करते हैं हम लोग, वो है यहां से लेकर के यहां तक। फटाफट लगाओ। देखो यहां पर क्या लगेगा, VB I1 R2 वाला है, ठीक है। तो मैं लगाऊंगा यहां पर VB माइनस I1 R2 माइनस का VD बराबर, सॉरी D है कि क्या है यहां पे, सॉरी बेटा C है, VC बराबर 0। सो यहां लिखी जाएगी VB माइनस का VC बराबर I1 R2 इक्वेशन नंबर C। और एक और इक्वेशन रह गई है बेटा, वो है यहां से लेकर के यहां तक VD से VC तक। तो ये आएगी VD माइनस का I2 R4 माइनस का VC बराबर 0। मतलब आप लिखोगे VD माइनस का VC बराबर I2 R4 इक्वेशन नंबर डी। क्या ये बात समझ में आएगी? अब ये इतनी सारी इक्वेशंस हो गई हैं, इन इक्वेशंस का करना क्या है सर जी? तो जरा ध्यान से देखिए, VA माइनस VB है आपका VA माइनस VD के बराबर, यस और नो? तो यहां पर देखिए VA माइनस VB की वैल्यू है आपके पास में I1 R1 और VA माइनस VD की वैल्यू है आपके पास में I1 R3, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 A और B को यदि मैं कंबाइन कर दूं तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि I1 R1 बराबर I1 R3, यस और नो? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इनको? मैं बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, और आगे देखिए, ये कुछ गलती लग रही है मेरे को यार इसमें कुछ तो भी। हाँ सॉरी बेटा, एक मिस्टेक हो गई है, I2 R3 होना चाहिए। सॉरी, किधर गया? दिस शुड बी I2 R3। यदि ऐसा नहीं होगा तो ये कट जाएगा ना, देखो ये कट जाएगा, फिर तो फायदा ही नहीं बनेगा। I2 R3 बराबर है। ओके चलो आगे आ जाओ। अब कई लोग बोलेंगे सर मिस्टेक कर दी, लेकिन पता मुझे अभी लग पाया। ओके, ऐसे ही देखो एक और चीज को दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, C को देखिए और D को देखिए। क्या देख रहे हैं? VB माइनस VC इक्वल्स टू VD माइनस VC। तो VB माइनस VC और VD माइनस VC मिल रहा है, यहां से मिल रहा है I1 R2 और I2 R4। तो भैया इन दोनों की वैल्यूज को यहां पर रख के देखता हूं तो मुझे मिलेगा I1 R2 बराबर I2 R4। इसे इक्वेशन नंबर P नाम दे दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर Q नाम दे दीजिए, और इन दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, P डिवाइडेड बाय Q कर दीजिए। तो आपको मिलेगा I1 R1 डिवाइडेड बाई I1 R2 बराबर I2 R3 डिवाइडेड बाई I2 R4। सो सॉल्व करके आपको फाइनल आंसर मिलेगा क्या? R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4। और इस कंडीशन को हम लोग डायरेक्टली यूज कर चुके हैं। R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4। दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड, दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये आपकी कंडीशन है। मतलब क्या है इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि यदि इफ R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4 होगा तो हम लोग बोलेंगे करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर
जिसे मैंने BD नाम दिया है क्या होगा, 0 होगा। एंड हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एट V बराबर पोटेंशियल एट D। या तो ऐसे होगा या फिर इसे कहने का दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका कहता है कि इफ करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू BD इज इक्वल्स टू 0 और पोटेंशियल ऑफ B इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ D है, तो हम लोग कहेंगे कि R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4। ये आपके पास में कंडीशन निकल के आती है, वाइसे वर्सा वाली सिचुएशन। बात समझ में आई? मतलब वो है तो ये है और ये है तो वो है। क्या बात क्लियर हुई? ये और वो क्या है, तो ये और वो ये है भैया, करंट और पोटेंशियल्स का रिलेशन है, जिसे मैं यहां पे आपको एक बार और बता देता हूं। कहां गया भैया? क्लियर रिलेशन ये है कि यदि इस गैल्वेनोमीटर का करंट 0 है, अब यहां पर गैल्वेनोमीटर की जगह कोई रजिस्टर भी लगा दूं तो भी एक ही बात है, यदि यहां का करंट 0 है तो आपका नेटवर्क जो है वो बैलेंस कंडीशन में, और बैलेंस कंडीशन मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, या दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं से भी आप बैलेंसिंग कंडीशन ले सकते हैं। क्योंकि अभी तो मेरे पास में क्या दिख रहा है, अभी मेरे पास में दिख रहा है R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4, लेकिन मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन दोनों को आपस में एडजस्ट भी कर सकता हूं। क्लियर है? सो इस बात को ध्यान रखें। मतलब क्या है? मतलब ये है कि भैया ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, R1 R2 यहां पर गैल्वेनोमीटर, R3 R4 यदि दिखा है तो भैया मेरी बैलेंस व्हीटस्टोन क्रिज की कंडीशन R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4 लिखो, या फिर R1 अपॉन R3 बराबर R2 अपॉन R4 लिखो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये यहां पर एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब इन दोनों का रेशो सेम हो या फिर इन दोनों का रेशो सेम हो, एक ही बात है। ठीक है, लेकिन ऐसा मत कर देना पहले इन दोनों का ले लिया और बाद में इन दोनों का ले लिया, ऐसे नहीं। या तो वर्टिकल वाले या हॉरिजॉन्टल वाले, इनका रेशो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि मोस्टली हम लोग वर्टिकल वाला ही देखते हैं, वही पसंद करते भी हैं। क्लियर है? ओके, सो ये आपका व्हीटस्टोन नेटवर्क हो गया। अब ये जो व्हीटस्टोन नेटवर्क है, इसके बेसिस पर हमारे पास में एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे कहा जाता है मीटर ब्रिज। क्या कहा जाता है बेटा? मीटर ब्रिज कहलाता है। वो इस व्हीटस्टोन नेटवर्क पर काम करता है। सो आपकी जो अगली हेडिंग है वो है यहां पर मीटर ब्रिज। ठीक है, क्या हेडिंग है? मीटर ब्रिज करके आपकी एक हेडिंग यहां पर चालू होती है। सो मीटर ब्रिज आखिरकार होता कैसा है भाई? कैसा होता है तो भैया हम लोग इसकी डिजाइन विजाइन बना लेते हैं। देखो हम लोगों को भले अब मैं यदि मैं चाहूं तो मैं यहाँ पे गूगल से सर्च करके सीधा डिवाइस का फोटो ले सकता हूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सीधा सीधा बनाने की कोशिश करते हैं। इससे क्या है, आपको तो बनाना ही पड़ेगा ना, कि नहीं बनाओगे आप लोग तो बस, तो वही वाली बात है। यहां पर क्या होता है, मीटर ब्रिज के अंदर में कुछ एक ऐसा शेप होता है। ठीक है, ये यहां पर कॉपर की स्ट्रिप्स हो गई। मीटर ब्रिज के अंदर में यहां पर 1 मीटर लंबी ऐसे एक वायर होती है। इसे हम लोगों ने नीचे एक बैटरी से, एक की से, और आगे चाहिए तो भैया एक ऐसे रियोस्टेट वगैरह लगा देते हैं और इसे यहां पर ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ये क्या है? तो ये रियोस्टेट है, ये आपकी बैटरी है, ये की के है। अब यहां पर एक चीज और होती है, वो क्या होती है भैया? यहां पर आपके पास में एक मीटर स्केल होती है। ये जो मीटर स्केल है ये है आपकी 1 मीटर लॉन्ग या फिर 100 सेंटीमीटर स्केल है, जिस पर रीडिंग लिखी हुई होंगी। ठीक है, ओके। अच्छा, ये क्या बनाया है? तो ये एल शेप जो है ये कॉपर की स्ट्रिप्स हैं। ये क्या है? कॉपर की स्ट्रिप्स है, जिनको हम लोग नामकरण करेंगे अभी। नॉर्मल नामकरण होगा। ये आपका C1 है, इसे हम लोग C2 नाम देंगे और इसे हम लोग C3 नाम देंगे। ठीक है, अब और क्या होगा इसके अंदर में? तो और देखो यहां पर कनेक्शंस के लिए ये बने होंगे, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। ये क्या है? कनेक्शंस के लिए पॉइंट दिए गए हैं। अब इनमें किसका कनेक्शन करना है, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट बात है। तो भैया देखो क्या होता है, यहां पर आपका एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड होता है। प्रैक्टिकल में आपने देखा होगा
और यहां पर एक अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है और यहां पर एक गैल्वेनोमीटर को जिसके साथ में एक जॉकी कनेक्टेड होती है इसको यहां पर रखा जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इस मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट को जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो शुरुआत कैसे करते हैं। बेसिकली देखो, मीटर ब्रिज नाम में क्या लिखा है, एक तो ये ब्रिज है, ब्रिज है मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर या व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर कार्य करता है और मीटर उसके साथ में लगा गया है क्योंकि यहां पर एक मीटर लंबी वायर होती है या हम लोग बोले 100 सेंटीमीटर की एक वायर होती है जिसके अक्रॉस हम लोग रीडिंग ले रहे होते हैं। तो इसके कारण इसका नाम क्या दिया गया है, मीटर ब्रिज इसका नाम दिया गया है। क्या ये बात समझ में आई? ओके, अच्छा, वर्किंग प्रिंसिपल सिंपल है, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि भैया कि कोई डरावनी जैसी कोई चीजें हों, बिल्कुल डरावनी चीजें नहीं है। अच्छा, और क्या है, गैल्वेनोमीटर के साथ में जो जॉकी है, अब ये मैंने यहाँ पे छोटी सी लटका दी है लेकिन बेसिकली क्या है, ये जॉकी, दिस जॉकी कैन स्लाइड ओवर दिस वायर, इस वायर के ऊपर में ये जॉकी जो है वो क्या कर सकती है, स्लाइड कर सकती है। स्लाइड कर सकती है मतलब क्या है, हम लोग इसके ऊपर, इस जॉकी के ऊपर इस वायर को चला सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोला ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें ना कुछ पॉइंट्स को नाम दे देते हैं जिससे क्या है ना हम लोगों को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और वो आसानी किस तरह से होगी कि हम लोगों ने क्या करना है, मैंने बोला ये वाले पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ए, ये वाले पॉइंट को नाम दे देता हूं बी। देखो मैंने पिंक कर दिया उसको पहले से ही, यहां पर घूम के आके इस पॉइंट को नाम दे दिया सी। अब गैल्वेनोमीटर पे, सॉरी, इस मीटर ब्रिज की वायर पे जॉकी जहां पर टच करेंगे लास्ट में फाइनली, उस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे डी। उस पॉइंट को क्या नाम देंगे, डी नाम देंगे। अभी तो मैंने हवे में रखा हुआ, डी सरक सकता है, कोई डरने वाली बात नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? मैं बोला ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक सुटेबल रेजिस्टेंस निकालते हैं। क्या करते हैं, एक सुटेबल रेजिस्टेंस निकालते हैं। और अब देखो मैं सीधा सीधा मेन इस पे आ रहा हूं, अदरवाइज पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले रेजिस्टेंस निकालने, रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकालने से पहले ये रियोस्टेट से करंट का एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, वो सब हम लोगों को यहां पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे पास में मेन चीज क्या है कि हमें जब रीडिंग लेनी है तो वो रीडिंग कैसे लेनी है, रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक रेजिस्टेंस निकाल लिया और इस गैल्वेनोमीटर की जो के साथ में जो कनेक्टेड जॉकी है उसको हम लोग इसके ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। और स्लाइड करने के पश्चात जहां पर गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आ जाए वो हमारा पॉइंट डी बन जाता है। वो हमारा क्या बन जाता है, पॉइंट डी। पॉइंट डी क्या है, पॉइंट डी जो है ये वो पॉइंट है वेयर डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो। डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो। यदि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन नहीं आता है पूरी वायर पे टच करने पर तो इसका मतलब यह है कि आपको इस रियोस्टेट को एडजस्ट करना पड़ेगा पहले, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकाले बिना आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। रियोस्टेट को एडजस्ट करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक रेजिस्टेंस निकालेंगे और देखेंगे कि भैया गैल्वेनोमीटर ये जो जॉकी की वायर है एक बार ए पॉइंट पे टच करेंगे, एक बार सी पॉइंट पे टच करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में अपोजिट डिफ्लेक्शन आना चाहिए। यदि आया तो इसका मतलब हमारा एडजस्टमेंट प्रॉपर हो चुका है। अब हम लोग सुटेबल, अब हम लोग अननोन वैल्यू के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? बस इतना सा ही खेल होता है। ठीक है, अब x क्या है, यहां पर एक अननोन वैल्यू का रेजिस्टेंस है, ये वायर है, ये क्या है, एक वायर है। तो इस वायर के लिए हमारे पास में क्या दिया होगा, एक रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया हुआ होगा। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ यहां पर आपको गिवन होगा पहले से। इसका मतलब यह है कि भैया इस वायर पे यदि मैंने 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा निकाला तो उसका रेजिस्टेंस कितना है वो आपको गिवन है। तो यदि मेरे पास 2 सेंटीमीटर होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 10 सेंटीमीटर होता है, उसकी मैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं, उसका रेजिस्टेंस मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। सर उसका फायदा क्या होगा, तो उसका फायदा ये होगा कि अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, यदि ये गैल्वेनोमीटर से यहां पर मैंने बना दिया तो देखो सिचुएशन क्या हो रही है, यहां से लेकर के यहां तक का एक पॉइंट मतलब एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा,
यहां से यहां तक का पॉइंट भी एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इस वायर के लिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दी हुई है। यहां पर आपके पास में ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है, लेकिन ये यहां से लेकर के यहां तक देखो, ये कॉपर का स्ट्रिप है, मतलब ये कंडक्टिंग वायर जैसा बिहेव करेगा। यहां से लेकर के यहां तक देखिए फिर से कॉपर का स्ट्रिप है, मतलब ये भी कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। यहां से आगे रेजिस्टेंस बॉक्स है, मतलब ये एक रेजिस्टेंस फिर से हो गया, और यहां से लेकर के यहां तक का आपके पास में फिर से कॉपर की स्ट्रिप है, तो ये भी एक कंडक्टिंग वायर की तरह हो गया। तो 1 2 3 4 रेजिस्टेंसेस हो गए, बीच में गैल्वेनोमीटर हो गया जिसके अंदर में आपको जीरो डिफ्लेक्शन मिल रहा है। और यदि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन मिला है तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि बैलेंसिंग कंडीशन यहां पर अचीव हो चुकी है। और एज पर द बैलेंसिंग कंडीशन आई कैन से दैट, क्या मैं कह सकता हूं कि x अपॉन रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर, नाम देखना पड़ेगा मुझे वापस से, वायर DC। एक बार चेक कर लेता हूं नामकरण मैंने प्रॉपर किया है कि नहीं किया, नहीं तो पता लगा नाम उल्टा लिख दिया, कई लोग बोलेंगे। हाँ देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन दिस वाला रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर AD अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर DC। यस, क्या यही मेरी व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है? मैं बोला बिल्कुल सही बात है। अब जरा मैं यहां पर ध्यान से देखता हूं तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD कैसे निकाला जाएगा। तो मैंने बोला कि भैया आपको हमेशा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ फॉर दिस वायर विल बी गिवन। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD को यदि मैंने नाम दिया RAD, तो मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ AD इंटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ किसका? तो AB का, बराबर है AC का। और इसी प्रकार से रेजिस्टेंस ऑफ DC कितना आएगा? तो ये आएगा लेंथ ऑफ DC इंटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर AC। क्लियर है? मैं बोला ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को हम लोग यदि सिग्मा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? सिग्मा मान लेते हैं। कोई जरूरी नहीं सिग्मा ही मानना है, आप लैम्बडा ले सकते हो, रो ले सकते हो, जो लेना है वो ले लो, इसको भी सिग्मा ले लेते हैं। तो आपके पास में क्लियर सी बात है कि RAD जो आएगा, तो इसमें लेंथ आएगी, तो मैंने लिखा लेंथ को L ले लेता हूं, ओके, इनटू सिग्मा। तो रेजिस्टेंस ऑफ DC कितना आएगा, ये सवाल हो गया। तो इसे हम लोग लिखेंगे 100 माइनस का L इंटू सिग्मा। सर ये 100 माइनस L कैसे आया, वो तो समझ में नहीं आया। तो मैंने बोला कि भैया लेट से इस वाले सेक्शन की लेंथ यदि L हो, बार बार सेम कलर आ रहा है मेरे पास में, लो इसको अलग कर लेता हूं। मैंने बोला यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ यदि मेरे पास में L है, पूरी वायर 100 सेंटीमीटर की है, तो भैया ये कितनी बचेगी? तो क्या ये 100 माइनस L नहीं बचेगी? टोटल 100 की है, जिसमें से L मैंने ले लिया। पूरी वायर 100 सेंटीमीटर की है, जिसमें से L मैंने ले लिया, तो भैया ये कितनी बचेगी? 100 माइनस का L बचेगी। क्या ये बात क्लियर है? मैं बोला बिल्कुल सही बात है। तो बस इन सारी वैल्यूज को उठा के यहां पर पुट कर दीजिए। मैं बोला ठीक है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स के रेजिस्टेंस को आप चाहिए तो R नाम दे दीजिए, तो इससे आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? X अपॉन R बराबर, देखो, सिग्मा इंटू L अपॉन सिग्मा इंटू 100 माइनस का L। सिग्मा सिग्मा कैंसल, तो यहां से X की वैल्यू निकल के आएगी L अपॉन 100 माइनस का L इंटू R। तो देखो, क्या आप अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? बिल्कुल कर पा रहे हो, यही आपको चाहिए। सवाल देखो कितना आसान आएगा, सवाल देखो कितना आसान है। बस यहां पर ध्यान देने वाली जो चीजें हैं वो ये हैं कि मैंने अननोन रेजिस्टेंस को लेफ्ट गैप में रखा है और रेजिस्टेंस बॉक्स को राइट गैप में रखा है, तो मेरी रीडिंग भी मेरी लेफ्ट गैप से ही आ रही है। इतना ही, इन्हीं चीजों का ध्यान रखना, अदरवाइज आपका रीडिंग में गड़बड़ी हो सकती है। अदरवाइज इसमें कोई डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। क्या ये बात समझ में आ रही है? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मीटर ब्रिज। इतना सा सवाल होता है, सवाल मैं अभी करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है, सवाल में अभी मुंह जबानी सवाल बनवाऊंगा, इसमें कौन से सवाल कोई डिफिकल्ट वाले सवाल आने वाले, बिल्कुल आसान सवाल आएंगे। मतलब ठीक है, चलो ये था आपका मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद में एक सवाल और उठता है, वो ये है कि यहां पर हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर लगाया था कि नहीं लगाया था, मतलब सही बात है। तो क्या गैल्वेनोमीटर का खुद का कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि यदि मुझसे गैल्वेनोमीटर का ही रेजिस्टेंस पूछ लिया जाए तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमारे मन में सवाल आता है, जहां अननोन रेजिस्टेंस लगाया वहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दी, तो क्या मुझे 2 गैल्वेनोमीटर की आवश्यकता पड़ेगी? भाई सवाल ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि कैन आई कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर? बोला यस, यस आई कैन कैलकुलेट। ओके, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे किस चीज की आवश्यकता होगी? तो मैं बोलूंगा मीटर ब्रिज की आवश्यकता होगी। तो मीटर ब्रिज से कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो मैंने बोला भैया जहां पर आपका अननोन रेजिस्टेंस लगाया है उसकी जगह आप गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, तो उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो फिर ये वाला गैल्वेनोमीटर, ये वाला गैल्वेनोमीटर, दो गैल्वेनोमीटर की आवश्यकता होगी क्या? तो मेरा आंसर है नहीं। वो क्या है तो मैं आपको बताता हूं क्या यहां पर चीजें होने वाली है। एक कैल्विन करके साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको दो गैल्वेनोमीटर का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और उन्होंने बताया कि हेडिंग डालनी है कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। बात समझ में आ रही है? ओके, अब ये क्या है, उन्होंने बताया कि जो आपका मीटर ब्रिज था उसी के अंदर में थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन कर देना है। किस प्रकार का मॉडिफिकेशन करना है? तो भैया मॉडिफिकेशन कुछ इस प्रकार का हो जाएगा कि यहां पर देखो मॉडिफिकेशन में बता रहा हूं, देखो क्या किया उन्होंने बोला कि भैया देखो यहां पर आपका जो रेजिस्टेंस बॉक्स था उसको तो एज इट इज रहने दीजिए, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपका अपना गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए। ये आपने गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये आपका पॉइंट बी था, ये आपका पॉइंट ए था, ये आपका पॉइंट सी था। अब यहां से आप क्या कर दीजिए, सीधा सीधा एक जॉकी लेके कनेक्ट कर दीजिए और वही पॉइंट डी आ जाएगा। सर ये तो समझ में नहीं आई बात कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। देखो इसे बोला जाता है कैल्विन्स मेथड टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब ये नाम बाम है और इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। रेजिस्टेंस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर, वो सारी चीजें वैसी ही होने वाली हैं। अब यहां पर हम लोग जो प्रोसीजर करते हैं वो प्रोसीजर कुछ थोड़ा सा बदल जाता है। प्रोसीजर क्या है? थोड़ा सा बदल जाता है। प्रोसीजर कैसे बदल जाता है? देखो पहले हमारे पास में देखो रेजिस्टेंस तो अभी भी 4 बन जाएंगे। यहां पर एक प्लेन वायर आ जाएगी, यहां पर एक प्लेन वायर आ जाएगी, लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा जो चेंज होता है, वो थोड़ा सा चेंज क्या है कि इस बार हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहले शुरुआत में कर रहे थे, ए पे टच किया, सी पे टच किया, गैल्वेनोमीटर में अपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन आया, वो वाली बातें सब कुछ सही है। लेकिन अब हमने क्या किया, जब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस चेक करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि गैल्वेनोमीटर को लगाते हैं, बी से एक सीधा वायर लेते हैं, जॉकी के थ्रू कनेक्ट करते हैं और इसको डी पर, इसको कहीं मतलब ऐसे मान चले 33 और 66 के बीच में कहीं तो भी ले जाकर के इसको टच करते हैं। क्या करते हैं? टच करते हैं। ओके सर जी, अब टच करने से क्या फायदा हुआ? फायदा मैं आपको समझा देता हूं, वो क्या है। देखो इसे हम लोग क्या कहते हैं ना, इसे सेम डिफ्लेक्शन मेथड नाम दिया जाता है। इसमें होता ये है कि हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकाले बिना हम लोग पहले इस गैल्वेनोमीटर को कहीं इसके ऊपर गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन को चेक करते हैं। कहीं पर भी एसी के ऊपर में वायर को एसी वायर के ऊपर में कहीं तो भी आप एक जगह पे आप टच कर दीजिए। और मैंने शायद एक पॉइंट मैंने गलत बोल दिया, सॉरी फॉर दैट।
ध्यान से सुनना, मैं वापस से रिपीट करता हूं, उस चीज को सुनना। मैंने क्या बोला, हम लोग गैल्वेनोमीटर लगाया, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया, वो सब कुछ ठीक है, ठीक है। अब इस जॉकी को एसी पर, ये जो वायर एसी है, इस पर टच किए बिना गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, उसे नोट करते हैं। मैंने क्या बोला, नोट द डिफ्लेक्शन, नोट द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, इन गैल्वेनोमीटर while taking suitable resistance from resistance box. Note the deflection in galvanometer while taking suitable resistance from resistance box without touching on मीटर ब्रिज वायर। पहला पॉइंट आपको समझ में आया, मीटर ब्रिज वायर पर जॉकी को टच किए बिना गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आएगा। जब आप इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक रेजिस्टेंस निकाल चुके होंगे तो वो जो डिफ्लेक्शन आया है उसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, अब जो डिफ्लेक्शन को नोट डाउन कर लिया, उसके बाद का काम आपका सिर्फ इतना सा बचता है कि आप अगेन नाउ स्लाइड द जॉकी, अब ये जो जॉकी है इसे आपको स्लाइड करना है ऑन मीटर ब्रिज वायर टू गेट सेम डिफ्लेक्शन। जो पहले आपका डिफ्लेक्शन आया है उस डिफ्लेक्शन को आपने नोट डाउन करके रखा है, बराबर है। अब वापस से क्या कर दीजिए, वो रेजिस्टेंस तो आपका बाहर निकला पड़ा है, वो तो ठीक है। अब जॉकी के इस वायर को, जॉकी को आप इस पे कहीं पर भी ले जाके टच करते हुए जाइए और वही डिफ्लेक्शन जो पहले गैल्वेनोमीटर में आया था जब आपने इसे यहां पर टच नहीं किया था, वही सेम डिफ्लेक्शन इस बार भी आना चाहिए। यदि ऐसा आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि आपका काम हो चुका है, आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो चुका है और इस बार आपका इसमें का करंट 0 हो चुका है और अगेन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन बन चुकी है। अब कई लोग बोलेंगे सर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो तब बनता है ना जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होता है। हां, लेकिन गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन का मतलब तब होता है जब आपका गैल्वेनोमीटर इस जगह लगा होता है, लेकिन इस बार गैल्वेनोमीटर यहां पर ना होते हुए इस जगह पर है, जिस उसका ही तो रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करने को बोला गया है। क्या ये बात समझ में आ रही है? दैट्स द ओनली डिफरेंस। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, हो सकता है इसमें आपको दिमाग को आपको एकदम ऐसा लगे शॉर्ट सर्किट सा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। पहला काम क्या करना है, ये सारा सेटअप लगा लिया, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उसको हम लोगों ने लगा लिया। इसको हटा देता हूं यहां से, जिससे नहीं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स, ये मीटर ब्रिज का सेटअप पूरा ओके। अब हमने क्या करना है, रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक रेजिस्टेंस निकालना है। गैल्वेनोमीटर में एक रीडिंग आएगी, इस जॉकी को यहां पर टच मत कर देना। अभी चाहिए तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, ये हटा देता हूं, ठीक है, ये हट गया, ठीक है। अब देखो ये तो हवे में ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आ गया, मतलब बिल्कुल सही बात है, गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आ गया। उस डिफ्लेक्शन को आपको क्या करके रखना है, नोट डाउन करके रखना है। मैंने नोट डाउन करके रख लिया। अब मैं क्या करता हूं कि अब ये जो वायर है, इस वायर को इस एसी के ऊपर मैं घुमाता हूं और सेम डिफ्लेक्शन का इंतजार करता हूं। क्या करता हूं, सेम डिफ्लेक्शन का इंतजार करता हूं। यदि मुझे सेम डिफ्लेक्शन मिल गया तो आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो गया। आपको वो सिर्फ लेंथ मेजर करनी है। लेकिन यदि नहीं हुआ तो क्या करूंगा, नहीं हुआ तो भैया रेजिस्टेंस बॉक्स में से दूसरा कोई रेजिस्टेंस निकालो, फिर से सेम प्रोसेस को रिपीट करो और तब तक करते जाना है जब तक कि आपका बिना टच किए हुए वाला गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन और टच करने पर आया हुआ गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन सेम नहीं आ जाता है। तब तक आपको सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। जहां पर ऐसा हो जाएगा वही हमारी बैलेंस कंडीशन होगी और उसका मतलब यह है कि ये जो सेक्शन बीडी है इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा और कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो इसका मतलब हमारे पास में सिचुएशन ये बन जाएगी कि भैया ये वाले को रेजिस्टेंस को आर ए डी नाम दे देता हूं, इसको हम लोग नाम आर डी सी नाम दे देते हैं। इस वाली लेंथ को हम लोग एल ही नाम दे देता हूं। तो ये अपने आप आपके पास में 100 माइनस का एल बच जाएगी। क्यों? क्योंकि है तो मीटर ब्रिज का ही कनेक्शन। तो आप लिखोगे यहां पर किस प्रकार से, आप लिखोगे जी बाई आर बराबर रेजिस्टेंस ऑफ ए डी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ डी सी
और आप आगे लिखोगे G बाई आर बराबर रेजिस्टेंस कैसे लिखोगे, सिग्मा इंटू लेंथ अपॉन सिग्मा इंटू 100 माइनस का L। सो यहां से आपके पास में बन जाएगा G बराबर L अपॉन 100 माइनस का L और इंटू आर। फंडा वही है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, सब कुछ सेम है। बोलो ये अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला और इस वाले फॉर्मूले में क्या अंतर है, यहां x लिखा है वहां पे g लिखा है, इससे ज्यादा और कोई अंतर नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो गई? आर यू श्योर? बस अब ध्यान वही रखना है, L कहां से लिया गया है, गैल्वेनोमीटर के नीचे वाला, मतलब गैल्वेनोमीटर को मैंने लेफ्ट गैप में कनेक्ट किया है, तो उस समय ये सिचुएशन है। इन चीजों को भूल मत जाना, अदरवाइज गड़बड़ी हो सकती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोला ठीक है। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं पॉसिबल एरर्स के बारे में बात करते हैं, जो यहां पर पॉसिबल एरर्स होते हैं जब मीटर ब्रिज का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं कुछ एक छोटे मोटे से पॉइंट, पॉसिबल एरर्स। देखो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं इन पे, पॉसिबल एरर्स व्हाइल यूजिंग मीटर ब्रिज। इसके अलावा भी हो सकते हैं, जितने मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो मैं आपको बताते चलता हूं, आगे हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट, पहला एरर क्या हो सकता है, पहला एक पॉसिबल एरर, यदि आपके पास में मीटर ब्रिज की जो हमने 1 मीटर लंबी वायर ली है वो यदि यूनिफॉर्म नहीं है, वो यदि यूनिफॉर्म नहीं है, तो आपने जो फॉर्मूला लगाया था R बराबर सिग्मा इंटू एल बराबर है, मतलब इसका मतलब क्या था, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ मिला के रेजिस्टेंस बनाया था। लेकिन यदि ये एक समान वायर नहीं है तो आपका R प्रोपोर्शनल टू L नहीं आएगा। सर ये R प्रोपोर्शनल टू L तो आपने सिखाया ही नहीं है। अरे भाई मैंने सिखाया नहीं, लेकिन मैंने इस्तेमाल किया है। मैंने कैसे इस्तेमाल किया, R बराबर सिग्मा इंटू एल है, L तो मैं मेजर कर रहा हूं, सिग्मा पहले से गिवन है, इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट तभी होगा जब वायर क्या हो, वायर इज यूनिफॉर्म, तभी आपका ये पॉसिबल होगा। तो आप लिख सकते हो R बराबर कांस्टेंट इंटू L, मतलब R प्रोपोर्शनल टू L। सो इसका मतलब ये है कि इफ वायर इज नॉट यूनिफॉर्म देन R प्रोपोर्शनल टू L की कंडीशन आपकी नहीं लग पाएगी, और हम लोगों को जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी उसमें एरर होगा। उसमें क्या होगा, एरर होगा, गलती होगी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, ये एक पॉसिबल हो गया एरर। दूसरा पॉसिबल एरर क्या है कि हमारा जो एंड्स हैं, क्या है एंड्स, मतलब कौन से A और C वाले जो कॉपर की स्ट्रिप लगाई थी, वो यदि क्या बोलते हैं, वहां पर हमारे पास में एक कांटेक्ट रेजिस्टेंस डेवलप होता है, तो इसलिए हम लोगों को उसमें ध्यान रखना होता है कि एग्जैक्टली सेम लोकेशन पर ही मतलब सेम डिस्टेंस ही उसमें डेवलप करानी होती है। मतलब ऐसा नहीं कि ये वाला कुछ ज्यादा लगा दिया, ये वाला छोटा लगा दिया, क्योंकि हो क्या रहा है, बेसिकली इनका भी तो एक रेजिस्टेंस है, इतने वाले सेक्शन का, इतने वाले सेक्शन का, फिर यहां से लेकर के ये वाले सेक्शन का, इनका जो रेजिस्टेंस है वो भी तो एक आपस में डेवलप हो ही रहा है कि नहीं हो रहा है इसके अंदर में, यस वो भी डेवलप हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये सेम होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पे एक बार इसमें यहां पर कॉर्नर में लगा दिया, उस वाले में एकदम वहां सरका दिया, ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। तीसरा और क्या पॉसिबल एरर हो सकता है, और एक पॉसिबल एरर हो सकता है, देखो मैं यहां पर दिखाता हूं, स्केल मैंने बनाई है क्या कहीं, हाँ ये वाली जो स्केल की जो जीरो है, इनका कोइंसिडेंस, मतलब ये वाला पॉइंट आपका सी पर होना चाहिए 100 वाला, और ये जो जीरो वाला पॉइंट है वो ए पर होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो सकता है स्केल थोड़ी सी इधर उधर सरकी हुई हो, और स्केल थोड़ी सी इधर उधर सरकी हुई होगी तो भी आपका एरर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? सो दीज आर द पॉसिबल एरर्स, इनको हम लोग अवॉइड भी कर सकते हैं, इनको हम लोग मिनिमाइज भी कर सकते हैं। तो तीसरा एरर कौन सा था, स्केल कोइंसाइड, स्केल इज नॉट कोइंसाइड। दूसरा कौन सा था, कांटेक्ट रेजिस्टेंस वाला पॉइंट, और पहला कौन सा था, यूनिफॉर्म वायर, वायर इज नॉट यूनिफॉर्म। ये 3 पॉइंट थे जो पॉसिबल एरर्स में काम आ रहे हैं। इनको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, तो भैया यूनिफॉर्म वायर लोगे तो आपका एरर मिनिमाइज हो जाएगा। कांटेक्ट रेजिस्टेंस को डेवलप ना होने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको सेम लेवल पे रख सकते हैं। और एक और हम लोग इसके अंदर में बात करते हैं, वो ये है कि मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी रीडिंग ली जाती है वो 33 और 66 सेंटीमीटर के बीच में रखी जाती है, ताकि आपकी प्रॉपर रीडिंग आए, उसमें एरर ना
हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? और तीसरा जो है स्केल इज नॉट कोइंसाइड, तो हम लोग उसके लिए स्केल को कोइंसाइड करके ही लगाते हैं ताकि एरर की कोई संभावना ना बचे। क्या ये बात समझ में आ रही है? सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ टुडे। अब इसमें जो सवाल बनता है वो सिंपल सा सवाल होता है कि बोलता है कैसे। सवाल देखो, एक तो व्हीटस्टोन नेटवर्क पे सवाल बनता है। देखो सवाल कैसा होता है, ऐसे ऐसे डिजाइन, मैंने पहले सवाल करवा चुका हूं इसको, तो मैं बस वापस से एक बार जस्ट आपको रिकॉल करवाने के लिए करवा रहा हूं और कुछ नहीं है। यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे दे दिया, यहां ऐसे दे दिया, और सवाल में बोला क्या गया है कि यहां पे एक और रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, अब सवाल देखो कैसे बनाता है। इसमें सवाल बनाता है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट करंट इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो। ऐसा नेटवर्क बना के देगा, ड्राइंग बना के देगा सवाल के अंदर में। बिना ड्राइंग बनाए सवाल आपसे नहीं हो सकता, तो इसके लिए उसको ड्राइंग बना करके देना जरूरी है। ठीक है, अब और कुछ भी रीडिंग हो सकती है, मैं तो डेटा लिया है सिंपल सा। बोलो कॉन्सेप्ट क्या लगाना है भैया? करंट इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो, इसका मतलब यह है कि 2/4 इज इक्वल्स टू x पैरेलल टू 6 डिवाइडेड बाई 8। तो यहां पर कैंसिल आउट कर दिए, 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 4 बार, 4 इधर चला जाएगा, 6x अपॉन 6 प्लस का x। देखना x की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। मेरे पास हो सकता है कि मेरा कोई डेटा ऐसा गंदा सा आ जाए, हालांकि डेटा सही आया है। 4 और 6 24 बराबर 2x, तो x की वैल्यू आ रही है मेरे पास 12 ओम। बोलो ऐसा हल हुआ सवाल होता है। ये मैक्सिमम पॉसिबल डिफिकल्ट सवाल है गैल्वेनोमीटर का। और क्या इससे डिफिकल्ट सवाल पूछोगे? सॉरी, व्हीटस्टोन ब्रिज का यही सवाल बनते हैं बस। अरे क्लियर है, बस खत्म कहानी। एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक, कहीं मेरे से गलती तो नहीं है। 2 से काटेगा 4 बार तो 2 कटेगा, 2 से काटोगे 8 को तो 4 बार, 4 इधर जाएगा। x पैरेलल टू 6 है, मतलब 6x अपॉन 6 प्लस x, 6 चौका 24 प्लस का 4x बराबर 6x, 6x में 4 2x बराबर 24। आई होप सो सवाल तो करेक्ट दिख रहा है मेरे को। और कौन सा सवाल इसमें बनाया जा सकता है? बोलो देखो, एक तो ये सवाल हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। बोलो ऐसे सवाल में कोई दिक्कत होगी क्या? आई डोंट थिंक सो कि ऐसे सवाल में किसी को दिक्कत होनी चाहिए। अब इसके अलावा जो है वो मीटर ब्रिज के सवाल और बनते हैं। मीटर ब्रिज के सवाल कैसे बन सकते हैं? तो ये मीटर ब्रिज के सवाल ऐसे बनते हैं कि देखो, ऐसा सवाल ये है कि एन अननोन रेजिस्टेंस is connected in left gap of meter bridge when resistance of 200 ohm is selected from resistance box, then galvanometer gives zero deflection at 60 centimeter. Find अननोन रेजिस्टेंस। देखो ये ऐसे सवालों का लेवल होता है भाई। हाँ, इसमें अब मैं और आगे आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करवा के सवाल बनवा सकता हूं, वो मैं आपको करवाऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सवाल, ऐसे ही सवाल जनरली यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके। तो बोलो क्या होगा कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। देखो याद रखो, x अपॉन आर बराबर l अपॉन 100 माइनस का l। तो भैया x बराबर आएगा l अपॉन 100 माइनस का l इंटू आर। पुट द वैल्यू। अब देखो मेरे दिमाग में क्या है ना, मेरे दिमाग में सीधा सीधा ये चलता है कि भैया देखो यहां पर अननोन वाला है, यहां पर रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है, और यहां पर ये गैल्वेनोमीटर का जॉकी, ये लेंथ l, ये 100 माइनस का l, ये x। ये मेरे दिमाग में सीधा चल रहा होता है, तो मैं इसी के बेसिस पर करता हूं। तो x अपॉन r बराबर l अपॉन 100 माइनस l। तो अब देखो x कितना आएगा, l कितना है, तो देखो यहां पर क्या बोला गया है,
60 सेंटीमीटर पर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो आपने लिखा 60 डिवाइडेड बाई 100 माइनस का 60 इंटू आर कितना है 200 ओम। तो भैया आएगा 60 अपॉन 40 इंटू 200। कैंसलेशन कर दीजिए यहां पर और आंसर निकाल लीजिए फटाफट से। कितना आंसर आ रहा है, 40 से काटोगे तो ये कटेगा 5 बार, 6 पंजे 30, तो 300 ओम इज द आंसर। खत्म। ये सवाल होते हैं। क्या ये बात क्लियर है? आर यू श्योर? ऐसे ही सवाल होते हैं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यदि आप सोच रहे हो कि बहुत हाई फंडू कोई सवाल आएगा, तो कोई ज्यादा हाई फंडू सवाल नहीं होते हैं, ये नॉर्मल सवाल है। इसके अलावा भी इसमें क्या है, थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाले सवाल करवाए जा सकते हैं। कुछ और इसमें कि भैया सीरीज में लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया, फिर मैंने रीडिंग लगवा दी, ऐसे वो बस आपको घुमाने के लिए बहुत सारी चीजें करी जा सकती है, लेकिन मेनली यही सवालों का यही स्टैंडर्ड होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? आर यू श्योर? सो इसी के साथ में हमारा आज का ये लेक्चर यहां पर हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या सीखा, मीटर ब्रिज के बारे में, सॉरी वीटस्टोन नेटवर्क के बारे में सबसे पहले सीखा, जो हम लोग पहले भी सीख चुके थे। वापस से उसका सिर्फ डेरिवेशन कर लिया, जो बोर्ड वाले स्टूडेंट से काम आ सकता है। उसके बाद में हम लोगों ने मीटर ब्रिज, उसके ऊपर में मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट सीखा। मीटर ब्रिज के अंदर में फिर हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट सीखा, टू कैलकुलेशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये आपके आज के टॉपिक थे। उससे रिलेटेड हम लोगों ने 2 न्यूमेरिकल्स भी देख लिए। कितना आसान टॉपिक था? यस, बिल्कुल आसान टॉपिक है। अब आप ये मान के चलिए कि आपका हम लोग चैप्टर समाप्ति की ओर लगभग पहुंच चुके हैं। इसके बाद में सिर्फ पोटेंशियोमीटर वाला कॉन्सेप्ट बचता है, जिसे हम लोग फिनिश करेंगे और चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है, सो बेटा आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए